नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम सॉल्व करेंगे जो हमारा 21 जून 2019 को एनटीए नेट का प्रथम प्रश्न पत्र हुआ था, उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने 3 प्रश्न पत्र सॉल्व कर लिए थे जो हमारे जून 2019 में हुए थे, जो 26 जून को हुआ था, 25 और 24 जून को। अब 21 जून का सॉल्व करेंगे। आओ शुरू करते हैं। नीचे दी गई सूची से शिक्षण संबंधी कार्यक्रम की पहचान करें जो पाठ योजना की संरचना का हिस्सा हैं। दोस्तों, हमें बताना है इसमें से कौन से पाठ योजना की संरचना का हिस्सा हैं और सूची के नीचे दिए गए विकल्पों में अपना उत्तर चुनें। शिक्षण संबंधी कार्यक्रम, छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, ये भी दोस्तों पाठ योजना का हिस्सा है। पाठ योजना की संरचना, छात्रों का ध्यान आकर्षण करना, ये भी है। छात्रों का पूर्व ज्ञान, ये दोस्तों पूर्व ज्ञान उसमें नहीं है, पूर्व ज्ञान है माइक्रो टीचिंग में है, पाठ योजना का हिस्सा नहीं है। उद्देश्यों के बारे में शिक्षार्थी को बताना, ये भी पाठ योजना का हिस्सा है। और पूर्व अपेक्षित शिक्षा को याद करते हुए दोहराना, जो हमें पहले शिक्षा याद थी उसे दोहराना, ये भी इसके अंदर है। उद्देश्य तो होता ही है दोस्तों, ध्यान आकर्षित होता है। और इसके बाद हमारा है वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त करना। वांछित प्रतिक्रिया भी जरूर हमें प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन से दो नहीं आएंगे? एक तो पूर्व ज्ञान नहीं होता दोस्तों, और एक पुस्तकालय में पठन सामग्री की उपलब्धता की जांच करना। पुस्तकालय से क्या करना, पढ़ा तो हम खुद रहे हैं। वांछित प्रक्रिया मिलनी, आउटपुट मिलना चाहिए। उद्देश्यों के बारे में शिक्षार्थी को बताना, ये भी ज़रूरी है। और वापस दोहराना उसको, और ध्यान आकर्षित करना, ठीक है। अगला है दोस्तों, कौन से शिक्षण में सहायक साधन पढ़ने, सुनने और उच्चारण जैसे कौशल को बढ़ाते हैं? तो कौन से शिक्षण हैं, कौन से सहायक साधन हैं जो पढ़ने, सुनने और उच्चारण जैसे कौशल को बढ़ाते हैं? तो वो है ऑडियो भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री। ऑडियो भाषिक, वैज्ञानिक नहीं होगा, सामान्य ज्ञान नहीं होगा, सिद्धांत नहीं होगा। तो दोस्तों, ये ऑडियो भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री है, उससे शिक्षण को पढ़ना, सुनना और उच्चारण में बढ़ोतरी होती है। अगला है प्रतिभागी अवलोकन किसका हिस्सा है? तो दोस्तों, प्रतिभागी अवलोकन है नृवंश विज्ञान अनुसंधान का हिस्सा है। प्रतिभागी अवलोकन, एथनोग्राफिक रिसर्च, जो प्रतिभागी अवलोकन है वो एथनोग्राफिक रिसर्च का भाग है। इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपुल्स कल्चर इन एट द रिसर्चर ऑब्जर्वर पीपुल्स कल्चर इन द कंटेक्स्ट टू हिज ओवन स्टडी। दिस रिसर्च फॉलोज द कलेक्शन ऑफ एम्पायर डाटा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला है अनुसंधान में साहित्यिक चोरी है। जो अनुसंधान में जो साहित्यिक चोरी किसे कहते हैं? उसे कहते हैं अनैतिकता प्रतिलिपि प्राप्त करना, अनैतिक तरीके से प्रतिलिपि प्राप्त करना और उसका उपयोग करना रिसर्च में साहित्यिक चोरी होती है। ये गलत है। सीधा हम उतार कॉपी कर देते हैं। थिंक अलाउड प्रक्रिया है। थिंक अलाउड प्रक्रिया किसे कहते हैं? शिक्षार्थी की रणनीतियों और प्रदर्शन की जांच करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को कहेंगे थिंक अलाउड प्रक्रिया। एक बार फिर से सोच लें, थिंक अलाउड प्रोसेस किसे कहेंगे? तो थिंक अलाउड प्रोसेस शिक्षार्थी की रणनीतियों और प्रदर्शन की जांच करने हेतु, शिक्षार्थी की रणनीतियों की जांच और प्रदर्शन की जांच करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को थिंक अलाउड प्रोसेस कहेंगे। अब दोस्तों, हमें इसका मिलान करना है। 2 सेट दिए हुए हैं, सीखने का स्तर और उदाहरण।
स्मृति स्तर किसे कहेंगे? स्मृति स्तर, जो हम किसी जानकारी का स्मरण करते हैं उसे स्मृति स्तर कहेंगे। और समझ स्तर, तो समझ स्तर किसे कहेंगे दोस्तों? समझ स्तर में दिए गए अवधारणा के उदाहरणों की पहचान करना। समझ स्तर किसे कहेंगे? समझ स्तर जो दिए गए हमारे अवधारणा के उदाहरण हैं उसकी पहचान करेंगे। उसके बाद में है विश्लेषण स्तर। विश्लेषण स्तर में जानकारी को भागों में पृथक करेंगे। विश्लेषण में क्या, कोई जानकारी है उसको पार्ट में डिवाइड करके विश्लेषित करेंगे। उसके बाद में सर्जन स्तर। सर्जन में क्या करेंगे? नए विचार उत्पन्न करेंगे। अगला है नैदानिक मूल्यांकन से पता चलता है। नैदानिक मूल्यांकन किसे कहते हैं? निर्देशों के दौरान लगातार सीखने में समस्याओं के कारण और समाधान। नैदानिक मूल्यांकन से आशय है निर्देश दिए जा रहे हैं, निर्देश के दौरान हम लगातार किसी चीज़ को सीख रहे हैं, उसमें जो समस्याओं के कारण क्या हो रहे हैं और उसका समाधान किस प्रकार करेंगे, उसे कहेंगे नैदानिक मूल्यांकन। अगला है महत्वपूर्ण भाषा परीक्षण शोध रिपोर्ट में क्या होता है? तो महत्वपूर्ण भाषा परीक्षण शोध रिपोर्ट में नैतिक दृष्टि से भाषा का परीक्षण होता है और इसके दुरुपयोग भी बताता है। तो आपको पता होगा कि महत्वपूर्ण भाषा परीक्षण शोध रिपोर्ट में क्या होगा? नैतिक दृष्टि से भाषा का परीक्षण होगा और उसके दुरुपयोग भी बताया जाएगा भाषा परीक्षण शोध रिपोर्ट में। तो भाषा परीक्षण में दुरुपयोग का जरूरी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो एजुसेट दोस्तों एक निर्देशात्मक सॉफ्टवेयर है। बाकी ऑडियो पॉडकास्ट, मुद्रित सामग्री, रेडियो वार्ता, ये सभी शिक्षण सहायक सामग्री है। GSET 3 नॉन एज एजुसेट, इस उपग्रह का नाम GSET 3 है। इट मीन्स फॉर डिस्टेंस क्लासरूम एजुकेशन फ्रॉम स्कूल लेवल टू हायर एजुकेशन। अगला है विश्वविद्यालय का शिक्षक एक बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा किए गए टर्म एंड मूल्यांकन में उनके विद्युत प्रदर्शन पर उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्रों की आकांक्षा के स्तर के प्रभाव का अध्ययन करने की योजना बना रहा है। तो इस अध्ययन में आश्रित चर क्या हैं? तो इस छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन देखना चाहता है। उसके बाद में दोस्तों हमें गद्यांश करना है। पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो गद्यांश शुरू करते हैं। निसंदेह साहित्यिक जीवन अधिकांश भाग के लिए दुखद जीवन है, क्योंकि यदि आपके पास विशिष्टता है तो आपको विशिष्टता का दंड भुगतना होता है, और अगर आपके पास केवल प्रतिभा है तो आपको कई प्रकार की परवाह और चिंताएं करनी पड़ती हैं, जो साहित्य प्रेमी की परिस्थितियों के लिए आकस्मिक होती हैं, क्योंकि ये जीवन को अत्यधिक दुखी बना देता है और लेखन की पीड़ा और निरंतर निराशा के अलावा एक सच्चा कलाकार को खुद को प्रकट करने में असमर्थता महसूस करता है और सार्वजनिक बात सुनने में कभी कभी कठिनाइयाँ होती हैं, और युवा लेखक इस आशा और विश्वास के साथ प्रभावित होते हैं और उन्हें साहित्य का ताज पाने हेतु सिर्फ अपनी कविता को दुनिया के सामने रखना होगा, मतलब उन्हें केवल साहित्य में एक नया प्रकाश लाना होगा। आप किसी युवा लेखक को कभी नहीं समझा सकते हैं कि पत्रिकाओं के संपादक और पुस्तकों के प्रकाशक वास्तविक रूप से व्यवहारिक होते हैं, जो किसी भी तरह से जनता के सामने सर्वश्रेष्ठ साहित्य रखने को लेकर चिंतित नहीं होते हैं, बल्कि अधिकांशतया वे केवल ब्रोकर होते हैं जो अपने व्यवसाय में लाभ और हानि को ध्यान में रखकर संचालित करते हैं। लेकिन आपको पुस्तक को काफ़ी हद तक लॉन्च करने के बाद इसके जोखिम की केवल शुरुआत होती है। आपको आलोचकों का खामियाजा भुगतना होता है। जब आप इसमें थोड़े पुराने हो जाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आलोचना सर्कस में काम करने वाले जोकर के जैसे गंभीर नहीं है। जब वे रिंग में अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं तो ब्लेंडर स्टंग लंबे पोल के अंत में होता है, और हर लेखक के जीवन में एक समय आता है
जब वे अपने आलोचकों को सहज मानने लगता है और अपने तरीके से उन्हें अनसुना कर देता है। लेकिन कुछ संवेदनशील लेखक होते हैं जो कि अकेले में उभरते हैं और बहुत सारी मूक यातनाएं झेलने के बाद कलम के पेशे को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों, कई सारे कलाकार छोड़ देते हैं और कुछ साहसी होते हैं। तो दोस्तों, युवा लेखकों की महत्वाकांक्षा क्या होती है? उनकी योग्यता द्वारा सम्मान प्राप्त करना, वह भी जल्दी। तो युवा लेखक होते हैं वो अपनी योग्यता के द्वारा सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। खुद को स्थापित लेखकों के बराबर नहीं मानते, वो काम में संतुष्ट, जल्दी से जल्दी सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं वो। अगला है, एक लेखक का अनुभव और उम्र आलोचना के विरुद्ध लेखक को कठोर बनाता है। दोस्तों, लेखक जैसे जैसे अनुभवी होगा और उम्र उसकी ज़्यादा होगी तो वो क्या आलोचना के विरुद्ध लेखक कठोर बन जाएगा, क्रोधी और प्यारा नहीं होगा, विदूषक जोकर को कहते हैं वो नहीं होगा, गलत है। अगला है, साहित्यिक जीवन दुख भरा होता है क्योंकि विपरीत परिस्थितियों के बीच भी विद्वान को विद्वान के रूप में रहना पड़ता है। तो साहित्यिक जीवन दुख भरा क्यों होता है? तो साहित्यिक जीवन दुख भरा इसलिए होता है कि विपरीत परिस्थिति हो चाहे कितनी भी, उसमें भी विद्वान को विद्वान के रूप में ही रहना पड़ता है। प्रतिभा छद्म प्रसन्नता लाती है, तो ध्यान रखना है। तो कितना मुश्किल होता है कठिन परिस्थितियों में विद्वान को गुस्सा न आए। उपरोक्त गद्यांश में प्रकाशकों और आलोचकों के प्रति धारणा है। तो इस गद्यांश से प्रकाशन करने वाले और आलोचना करने वाले के प्रति किसकी धारणा है? निंदा की गई है, ध्यान रखिए दोस्तों। अगला है, आलोचना से निपटने का प्रभावी तरीका क्या है? दोस्तों, आलोचना से निपटने के लिए प्रिंट मीडिया के माध्यम से खुद का बचाव गलत है। खुद की रचना के बारे में मुखर होना यह भी पूरा सही नहीं है। स्वयं की कला का आलोचक बनना और उसकी योग्यता का विश्लेषण शुरू करना ये भी पूरा गलत है। कलात्मक अभ्यास से सुशोभित होना, लगातार अभ्यास करते रहना और अंत में सफलता मिल जाती है। आलोचना से निपटने का सबसे सही तरीका यही है, कलात्मक अभ्यास से सुशोभित होना चाहिए। प्रिंट मीडिया से बचाव ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगला है, एक कक्षा में विलंबित प्रतिक्रिया का कारण हो सकता है। किसी कक्षा में प्रतिक्रिया में टाइम लग रहा है तो शब्दार्थ शोर की वजह से हो सकता है, ये ध्यान रखें आप। अब दोस्तों, इसने प्रश्न दिया है, यदि x और y दो धनात्मक संख्याएं हैं और x y से कितना है 25% अधिक है। 25 अधिक से मतलब एक 100 है तो दूसरा 75 है, ऐसे है। तो अनुपात y/x, यदि x और y दो धनात्मक संख्याएं हैं और x y से कितना है 25% अधिक है, x अधिक है 25% अधिक है, तो अनुपात y/x का मान है। जब दोस्तों इस तरह होता है तो हमेशा यदि वो 25 अधिक है तो दोस्तों आप उसको सॉल्व करेंगे, एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों 20:80 आएगा, 0.80 आएगा, हमेशा ध्यान रखना। x इज़ 25% ग्रेटर देन y। जैसे x 100 है, ठीक है, x 1 है तो ये आ गया, y हो गया 1.25 y, सॉरी x 1.25 हो गया y का, x/y। जैसे y 1 है तो ये हो गया 1.25। अब आप इसमें इसको सॉल्व करके देख लो। जैसे 100 125 हो गया, 4 5, तो दोस्तों 4 में 5 का भाग जाएगा, 0.80 आएगा, बिल्कुल सही है। तो आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं x y लेकर, या 100 125 से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, जब दोनों आधारिका यानी प्रेमिस का विषय
और विशेषण समान होता है लेकिन वे केवल मात्रा में भिन्न होते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? जो प्रेमिस का विषय और विशेषण तो समान होता है, किसी आधारी का प्रेमिस का विषय और विशेषण समान होगा लेकिन वे मात्रा में अलग अलग होते हैं तो उसे अधीनस्थ कहा जाएगा, सबऑर्डिनेट कहा जाएगा। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। अगला है रेखीय संचार में सामग्री को माना जाता है। दोस्तों रेखीय संचार में जो सामग्री होती है उसको स्थिर माना जाता है, अभिसारी नहीं होगा, भौतिक अलौकिक नहीं है। रेखीय संचार में सामग्री को स्थिर माना जाता है। उसके बाद अगला सवाल है, इसने लुप्त पद को करना है दोस्तों, TEFUGH फिर छोटा हुआ है फिर WKL, तो इसने TUVW एक एक बड़ा है तो इसमें V आएगा, पहला V से ही सॉल्व हो जाएगा। पहले का T फिर दूसरे के पहले का U, अगला V आएगा फिर W। अगला भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अगला E है, E 5 पे है, G 7 पे है, EGFG, I आएगा, IJK आएगा, फिर F है दोस्तों। F को किस प्रकार सॉल्व करेंगे? F है, F 8 पे है, ABCDEF, F 6 पे है और H 8 पे है। 10वां कौन सा है? J आएगा, 12वां K, 12वां L आ गया। इस तरह सॉल्व हो गया दोस्तों, बिल्कुल ईजी है। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार में आने वाली बाधाएं हैं? दोस्तों प्रभावी संचार में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? तो भौतिक शोर होता है प्रभावी संचार में, शब्दार्थ शोर होता है और मनोवैज्ञानिक शोर भी होता है प्रभावी संचार में, साइकोलॉजिकल, शब्दार्थ और भौतिक, लेकिन गैर शब्दार्थ कोई शोर नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 तरह के शोर होते हैं, भौतिक, शब्दार्थ और मनोवैज्ञानिक, फिजिकल नॉइस, साइकोलॉजिकल नॉइस और सिमेंटिक नॉइस। सिमेंटिक को क्या कहेंगे? शब्दार्थ। अगला है दोस्तों, ये कह रहा है कि यदि कथन है सभी पेन पेंसिल नहीं है को सत्य माना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी पेन पेंसिल नहीं है तो सभी पेन पेंसिल है, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। इफ वी से ऑल पेन्स आर नॉट पेंसिल is to it is clear that the opposite statement all pens are pencil, बिल्कुल नॉट हट जाएगा, फाल्स है। अगला है वर्णनात्मक सांख्यिकीय माप में से किस विचलन का योग हमेशा शून्य के बराबर होता है? तो दोस्तों माध्य होता है, जो माध्य का वर्णनात्मक सांख्यिकीय माप होता है उसका योग करें दोस्तों हमेशा 0 के बराबर होगा, ये माध्य में ही होता है। इफ़ वी कंप्लीट द मीन, माध्य को मीन कहते हैं अंग्रेजी में, ऑफ द डिवाइशन बाय समिंग द डिविएशन एंड डिवाइडिंग बाय द सैंपल साइज, वी विल एनकाउंटर ए सिचुएशन द सम ऑफ द deviation from the means is 0. This condition will remain consistent because of the property of the sample means. उदाहरण के लिए the sum of the deviation below the mean will always equal the sum of the deviation above the mean. Hence, the sum of the deviation taken from the mean of the descriptive statistical measure is always, ये सही है। अगला है दोस्तों, कथन में दिए गए तर्क को पहचानें। क्या तर्क दिया हुआ है?
कागज़ पर लिखना बोर्ड पर लिखने के समान है। ये दोस्तों एक तर्क दिया हुआ है। इस तर्क में ये है कि कागज़ पर लिखना बोर्ड पर लिखने के समान है। तो समान है तो अनुरूप होगा दोस्तों, परिकल्पित नहीं आएगा, निगमात्मक नहीं है, अनुरूप। अनुरूप को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एनालॉजिकल। फिर अगला दोस्तों, गैर सामग्री व्यवहार जैसे बोलने की दर, शोर करने का स्तर, रुकावट, उच्चारण की विशेषताएं, इसको किस नाम से जानते हैं? अतिरिक्त भाषाई। ये भाषाई के अलावा आते हैं, जिससे बोलने की रेट किस प्रकार की है, शोर कितना हो रहा है, रुकावट क्या आ रही है, उच्चारण में क्या विशेषताएं, इसे अतिरिक्त भाषाई बोलते हैं, जिसे कहेंगे एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक बिहेवियर है। एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक बिहेवियर और पैरा लैंग्वेज और नाउ फेमसली कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। अब इसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, या पैरा लैंग्वेज या एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक। फोकस ऑन द रेट ऑफ स्पीकिंग और लाउडनेस इन वॉइस एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। अगला है दोस्तों, सभी पत्तियां हरी है। कथन निम्नलिखित में से किस कथन के बराबर है? सभी पत्तियां बीच में आ गई, हरी बार आ जाएगा। सभी पत्तियां क्या है? हरी है। ये किस कथन के बराबर है? कोई भी पत्तियां हरी नहीं है। कोई भी पत्तियां हरी नहीं है, तो दोस्तों पत्तियां तो हरी है, ये गलत हो गया। कोई भी पत्ती गैर हरी नहीं है, ये सही है, क्योंकि पत्तियां हरी ज़रूर हैं। और कोई भी पत्तियां हरे रंग के अलावा अन्य रंग की नहीं है, तो दोस्तों ये भी सही है। कोई भी हरी पत्ती नहीं है, पत्ती तो सारी हरी है दोस्तों। बी और सी सही है। और अगला है दोस्तों, इसने सॉल्व करके बताया है, यदि 8.5% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष 3 महीने के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, ये इसने समय दिया हुआ है, दर दी हुई है 8.5 की है, टाइम दिया हुआ है 1 वर्ष 3 साल है। इसके लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, यदि साधारण ब्याज पे देना चाहें, समान राशि पर, एक बराबर राशि पर हम दें, 8 महीने के लिए 7.5% की दर से दें, वो साधारण ब्याज से 45 अधिक है, तो इसका योग कितना है? ये 2 तरह का दिया हुआ है दोस्तों। पहला है 8.5%, 1 वर्ष 3 साल के लिए, और दूसरा है 8 महीने के लिए 7.5, ये 45 ज़्यादा है। तो किस तरह सॉल्व करेंगे इसको? तो इसने SI x गुणा दर है, ये समय है, पंद्रह महीने 14 है। फिर इसको माइनस किया है, PTR मूलधन टाइम इंटू दर को गुणा किया है, फिर इसने में ऐसे किया है बराबर 45। तो अब 45 को इसने ऐसे करा है, फिर जब सॉल्व किया है इसने दोस्तों, तो 5.625 बचा है। फिर 100 से गुणा किया, 800 सही है इसका। एक बार सॉल्व कर लें आप। एक गांव में 5% निवासी मलेरिया से मर गए हैं, और जिससे दहशत का माहौल है, और इस दौरान शेष निवासियों में से अब बचे जितने भी, उसमें 20% निवासी गांव छोड़ के चले गए, और जिससे गांव की जनसंख्या कितनी कम हो गई? 4750 कम हो गई। तो गांव के निवासियों की मूल संख्या कितनी? तो ये कह रहा है कि 5% लोग मर गए, ठीक है। फिर जैसे मान लो
100 जनसंख्या, 100 में से 5 मर गए, ठीक है, पीछे बचे 95। अब 95 का 20% लोग गांव छोड़ के चले गए, तो 95 का 20 मतलब 9.5 18 और 5 23% लोग कम हो गए, ठीक है। यही होगा ना दोस्तों, 9.5 कितना होगा, 9 9 18 19 होगा, सॉरी 19 और 5 24 होगा, 24% लोग गांव छोड़ के चले गए। तो और अब जनसंख्या बची दोस्तों 4776। तो अब इस प्रकार सॉल्व करेंगे हम, तो 76% लोग बचे, 76% बराबर, सॉरी 4750 बराबर 76% इंटू 100। इसको आप गुणा करके देखो, इसका आपको उत्तर आ जाएगा। छः बार जाएगा ये 76, आप गुणा करके देख लो। ये दोस्तों आ रहा है इसका 6250 है। इसने भी इसी प्रकार किया, देखो 76 और 4750, 20% और 91 है, फिर दोनों को जोड़ दिया तो 6250 लोग बचेंगे, ठीक है। अगला दोस्तों 2 कथन दिए हुए हैं, ठीक है, और उनके 4 निष्कर्ष हैं। अब कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से प्राप्त किया, सही निष्कर्ष कौन सा है? एक तो पहला है सभी पंखे, अब जितने भी पंखे हैं फैन कर दो, ठीक है। ट्यूब है, सभी फैन क्या है, ट्यूब है। और बल्ब ट्यूब नहीं है, तो बल्ब क्या है, और यह बल्ब हो गया। तो निष्कर्ष क्या है, पंखे बल्ब नहीं है। इसने सही बताया है, सही। उसके बाद दोस्तों निष्कर्ष इस तरह, अरे अब दोस्तों ये है कि पंखे बल्ब नहीं है, तो ये सही है, क्योंकि पंखा बाहर बनेगा, इस तरह बनेगा। पंखे बल्ब नहीं है तो पंखा बल्ब नहीं होगा दोस्तों, ये बल्ब है, ये फैन है, ये ट्यूब है। पंखा बल्ब नहीं है, ये सही है। सभी ट्यूब पंखे हैं, तो दोस्तों सभी ट्यूब पंखे नहीं है, क्योंकि दोस्तों सभी फैन ट्यूब है, लेकिन सभी ट्यूब पंखे नहीं हैं, कुछ ट्यूब पंखे हैं, ठीक है, क्योंकि ट्यूब बाहर है अंदर, ये भी गलत हो गया। पंखे बल्ब हैं, पंखे बल्ब तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी गलत है। कोई भी ट्यूब बल्ब नहीं है तो ट्यूब बल्ब बिल्कुल नहीं है, ये भी सही है। दोस्तों इस तरह हो गया अपना, सभी ट्यूब पंखे भी सही है। अगला है दोस्तों, इसको मिलान करना है। कुछ संचार तत्व दिए हुए हैं और प्रक्रिया भाग का विवरण दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करें तो पहला है प्रेषक। प्रेषक किसे कहेंगे, संवेदी अंग को कहेंगे प्रेषक, ठीक है। प्रेषक किसे कहेंगे, कोई संवेदी अंग होता है उसे प्रेषक कहते हैं, ठीक है। और प्राप्तकर्ता, प्राप्त कौन करेगा, मस्तिष्क प्राप्त करेगा, भेजेगा कौन, कोई संवेदी अंग भेजेगा। संदेश क्या है, संदेश विद्युत चुंबकीय आवेश है। संदेश क्या होता है, संदेश एक विद्युत चुंबकीय आवेश होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और माध्यम क्या है, माध्यम एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा दोस्तों ये कि प्रेषक भेजने वाला संवेदी अंग है, प्राप्त करना मस्तिष्क प्राप्त करेगा, संदेश विद्युत चुंबकीय आवेग है, और माध्यम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। उसके बाद दोस्तों हमें
ये दिया हुआ है कि एक तालिका पर विचार करना है और जो किसी विशेष दिन पर 2 सिनेमाघर हैं, ए और बी नाम के 2 सिनेमाघर हैं, उन 5 फिल्में लगी है, PQRST, उनकी कुल टिकटों की बिक्री की संख्या दिखाई गई है। तो दोस्तों तालिका के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हमें। सिनेमाघर के अनुसार फिल्मों के टिकट की बिक्री, ये फिल्में हैं दोस्तों, और सिनेमा ए और सिनेमा बी। अब ये कह रहा है सिनेमा ए और बी दोनों में एक साथ फिल्मों Q और R के टिकटों की कुल बिक्री कितनी है। ए और बी के अंदर Q और R, ये 2 फिल्में हैं Q और R। एक साथ फिल्मों कुल बिक्री कितनी है। तो कुल बिक्री दोस्तों 350 और 250 कितनी होगी, 400, 600। 600 तो हो गई एक की, दोनों फिल्मों की, और दूसरे की हो जाएगी 400, 300, 750। 750 इसकी होगी, 600, 750, 1350 सही है। ठीक है, तो ये दोस्तों सीधा प्रश्न था। ये दोस्तों जो इस तरह के सवाल आते हैं आप 5 सही कर सकते हैं, यदि थोड़ा सा आप ध्यान से देख लें तो। अब दोस्तों ये कह रहा है कि सिनेमा बी में फिल्म पी की टिकटों की बिक्री की संख्या से सिनेमा बी में क्यू के बेचे गए टिकटों की संख्या का अनुपात। ये दोनों सिनेमा की बी की बात कर रहे हैं, पी की टिकटों की बिक्री, बी के अंदर पी और क्यू की बात कर रहे हैं। तो 3:4 का है दोस्त, 300, 400, 3:4 सीधा हो गया। अगला है सिनेमाघर ए में फिल्म टी के बेचे गए टिकटों की संख्या, सिनेमा ए में फिल्म पी के बेचे गए टिकटों की संख्या का कितना प्रतिशत है। टी और पी के अंदर टी में 400 हैं और पी में 200 हैं, तो 200% हो गया सीधा सा। इसमें तो कोई सॉल्व करने का है नहीं दोस्तों इतना। अगला है सिनेमा बी में फिल्मों टी और एस के लिए, टी और एस के लिए बेचे जाने वाले टिकटों का औसत क्या है। तो 350 और 250 जोड़ दो, 400, 600, 600 को आधा 300 बचेगा। उसके बाद है दोस्तों सिनेमा ए में सभी फिल्मों की कुल बेचे गए टिकटों की संख्या और की कुल संख्या और सिनेमा बी में एक साथ बेची जाने वाली टिकटों की कुल संख्या के बीच में कितना अंतर है। ए सभी फिल्मों की कुल बेचे गए टिकट की संख्या और सिनेमा बी में एक साथ बेची जाने वाली टिकटों की कुल संख्या। तो दोस्तों अंतर जोड़ लो आप, 200, 400, 300, 700, 700 और 200, 900, 900, 300, 1200, 1250, 1300, 1500, 1500 फिल्म टिकट हो गए इसके। एक इसके हो गए 300, 400, 700, 700 और 300, 1000, 1000 और 300, 1300, 1400, 1600, 1650, तो 150 का अंतर बचा दोस्तों। अंतर करके देख लो आप, 150 आएगा। 1650 में से 1500 घटाएंगे। बिल्कुल सीधा सवाल है दोस्तों। ये 5 सवाल दोस्तों बहुत ही सीधे सवाल थे, लेकिन आपको गलत नहीं करने हैं। 5 में से 5 सही कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन या शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों कौन से सम्मेलन हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सतत सम्मेलन के रूप में जाने जाते हैं। द रियो सम्मेलन, 20 सम्मेलन और 2012 वाले। अब ये कह रहा है द अर्थ समिट इन 2002 अंडर UNFCCC हेल्ड इन जोहान्सबर्ग। 2002 के अंदर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग के अंदर, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस जोहान्सबर्ग समिट इज आल्सो नोन एज द वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002। दोस्तों 2002 के अंदर
जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इट वाज कन्वेंसेंट टू डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 10 ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो। यानी रियो डी जेनेरियो के जो सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसके 10 साल बाद हुआ था। पहले द रियो आएगा, फिर +20 सम्मेलन, मतलब +20 कौन सा हुआ, 2002 वाला, फिर 2012 वाला, 10-10 साल के हुआ था। 10-10 साल में सतत विकास सम्मेलन होते हैं। जोहान्सबर्ग में हुआ था 2002 में, फिर 2012 में हुआ। अगला है दोस्तों भारत सरकार द्वारा GIAN, जिसे बोलेंगे ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, किस लिए लॉन्च किया गया है दोस्तों। ये है भारत सरकार द्वारा GIAN ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स हैं। ये किस लिए लॉन्च किया गया है, ये वैश्विक विद्वानों को भारत में अपने समकक्षों के साथ जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। तो GIAN, जिसे ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क कहते हैं, ये क्यों लॉन्च किए गए, ये वैश्विक विद्वान जितने भी हैं उसको भारत में अपने समकक्ष के साथ जुड़ने के से प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का अनिवार्य घटक है। दोस्तों भारत की ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रणाली है, उसमें शिक्षक से सीखना ज़रूरी है। किताब से तो विचार करके शिक्षक से सीखना जरूरी था, और शिक्षक को गुरु की संज्ञा दी गई है। बहुत बड़े संबंध है दोस्तों, अब तो ज़्यादा खराब हो रहे हैं। अगला है अंजलि के शिक्षक VLE का उपयोग करते हैं, जो एक सॉफ्टवेयर उपकरण है जिसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम वितरित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। VLE का विस्तृत रूप है दोस्तों। VLE को क्या कहेंगे, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। तो आजकल सॉफ्टवेयर तकनीकी में VLE का उपयोग करते हैं, उससे VLE की फुल फॉर्म है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है। अगला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में स्पाईवेयर क्या है। एक स्पाईवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का क्या भाग है, स्पाईवेयर क्या है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के बारे में उसकी सहमति के बिना जानकारी इकट्ठा करना है और इस तरह की जानकारी किसी अन्य संस्था को भेजना। तो दोस्तों ये गैर कानूनी होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के बारे में उसकी सहमति के बिना जानकारी इकट्ठा करते हैं और किसी अन्य संस्था को भेजते हैं, उसे स्पाईवेयर कहते हैं। ठीक है। अगला, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय की योजनाओं में किसमें शिक्षा और जनशक्ति पर विशेष बल दिया गया था। दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा और जनशक्ति पर बल दिया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना। और चौथी कब हुई थी, पहली 1952 से 57, दूसरी 57 से 62, तीसरी 62 से 67, फिर 67 से 69 एक साल की आ गई जब, यानी 1969 से 1974 जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, चौथी पंचवर्षीय योजना, तब शिक्षा और जनशक्ति पर बल दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या कह रहा है, 4th 5-year plan was the first plan launched by Indira Gandhi government amid the pressure of inflationary reaction, drought and development. The country was fighting with the population explosion, increased employment, poverty and sagging economy. Among the various objectives of the plan, special emphasis on education and मैन पावर वाज वन ऑफ देम। ठीक है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद है बाइनरी संख्या 1100 110 दशमलव पत्ती में क्या है, इसे 102 कहेंगे दोस्तों। बाइनरी संख्या 1100 110 को किस तरह कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, द कन्वर्ट बाइनरी नंबर 1100 110 इंटू डेसिमल वी नीडेड टू मल्टीप्लाई ईच डिजिट विथ 2। हमें प्रत्येक संख्या को 2 में भाग देना पड़ेगा
टू रेज टू द पावर 0 1 2 3 स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट से शुरू करते हैं। 2 6 इंटू 1, 2 5 इंटू 1, 2 4, तो उसके बाद में 2 इंटू 6, 2 इंटू 5 0 0, 2 की घात 2, 2 की घात 1 और 0। तो जब इनको सॉल्व करेंगे 64 32 4 और 2 102 आएगा। आप एक बार फिर से समझ लें इसको। राइट से लेफ्ट की ओर इसको सॉल्व करते हैं। ये 7 है दोस्तों, 2 की घात 6 आएगा। 2 की घात 6 इंटू 1 से गुणा होगा। 2 की घात 5 इंटू 1 आएगा। 2 की घात 4 फिर 0। निम्नलिखित में से कौन भूभौतिकीय खतरों की श्रेणी में आता है? दोस्तों भूभौतिकीय खतरों की श्रेणी में हिमस्खलन आता है। आपको ध्यान रखना है, भूभौतिकी खतरों में हिमस्खलन आता है। संक्रमण आक्रामक प्रजाति रोग नहीं आते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकी का सबसे अच्छे तरीके से वर्णन करता है? तो विकी का सबसे अच्छे तरीके से वर्णन कौन करेगा? एक प्रणाली जो वेब ब्राउज़र से सीधे अपनी सामग्री तथा संरचना में संशोधन की अनुमति देता है। एक बार फिर से देख लें, एक प्रणाली होती है जो वेब ब्राउज़र से डायरेक्टली अपनी सामग्री और संरचना में संशोधन की अनुमति देगा, उसे विकी कहेंगे। अगला है आईसीटी के संबंध में कौन से कथन सही हैं? आईसीटी एक संक्षिप्त रूप है जिसका अर्थ सूचना और प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकी, प्रतिस्पर्धी नहीं है दोस्तों, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, प्रतिस्पर्धी टेक्नोलॉजी नहीं है। QS गलत है ये। समावेशी शिक्षा में शिक्षा का समर्थन करने हेतु आईसीटी का प्रभावी उपयोग सभी शिक्षार्थियों को अच्छा शिक्षण प्रस्तुत करता है। बिल्कुल दोस्तों, समावेशी शिक्षा में शिक्षा का समर्थन करें, उसमें आईसीटी का प्रभावी उपयोग शिक्षार्थियों को अच्छा शिक्षण देगा, ये भी सही है। तो क्यों केवल सही है। अगला है दोस्तों, सतही ओजोन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ओजोन निर्माण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड बिल्कुल भूमिका निभाते हैं। सल्फ़र के ऑक्साइड दोस्तों ओजोन में भूमिका नहीं निभाते हैं। सल्फ़र ये प्रदूषण है दोस्तों, वाहनों से होता है। सूर्य का प्रकाश निभाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी सतही यानी धरातल पर जो ओजोन होता है उसमें नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश भूमिका निभाते हैं। सल्फ़र के ऑक्साइड नहीं होते। ट्रोपोस्फियर और ग्राउंड लेवल ओजोन इज़ नॉट इमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर, ये डायरेक्ट एयर से नहीं आती है, बट इज क्रिएटेड बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये ऑक्साइड और नाइट्रोजन में जो रिएक्शन होता है उससे ओजोन परत बनती है। द हैपन्स व्हेन पॉल्यूटेंट इमिटेड बाय कार्स, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, रिफाइनरी और केमिकल प्लांट से एंड अदर सोर्सेस। ये दोस्तों तो इसको सल्फ़र के ऑक्साइड नहीं होगा दोस्तों इसके। भारत और दक्षिणी एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में समता निर्माण और अनुसंधान से निपटने हेतु भारत में स्थापित प्रमुख संगठन कौन सा है? एक बार फिर से पढ़ लें। भारत में और दक्षिणी एशिया में शिक्षा की प्लानिंग है और मैनेजमेंट में जो समता निर्माण और रिसर्च से निपटने के लिए प्रमुख संगठन न्यूपा है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये प्रमुख संगठन है भारत और दक्षिणी एशिया का। अगला है दोस्तों, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में अपनाया गया था
गलत है दोस्तों। और विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक था। मतलब 100 वर्ष के विकास लक्ष्यों में विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना प्रमुख लक्ष्य था, ये सही है। और कब अपनाया गया दोस्तों? ये 2000 ईस्वी में अपनाया गया। ये 2010 बताया है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को 2000 ईस्वी में अपनाया गया, 2100 ईस्वी तक। ठीक है। अगला है दोस्तों, भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य में प्रतिभा पलायन समस्या सबसे बड़ी समस्या थी। ये निम्नलिखित में से किस पहलू की ओर संकेत है? तो 20वीं शताब्दी के मध्य में यानी 1950 से 1980 तक ये भारत में उन्नत अध्ययन और अनुसंधान हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव बिल्कुल था, आज भी है। और विकासशील राष्ट्रों के साधनों की तुलना में विकसित राष्ट्रों द्वारा प्रतिभा को खरीदने की क्षमता, ये भी सही है। जनसंख्या में वृद्धि और मानव अनुसंधान का न्यून उपयोग, ये गलत है। वृद्धि तो खूब हुई अपने, अनुसंधान भी खूब हुआ है, तो 2 सही है, 1 और 2 सही। अंतिम सवाल है दोस्तों, स्थैतिक गतिज ऊर्जा के उदाहरण कौन से हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनें। स्थैतिक गतिज ऊर्जा कौन सी है? पानी जो बांध के पीछे होता है वो भी स्थैतिक गतिज ऊर्जा होती है। रेडियो सिग्नल बिल्कुल नहीं होगा, सबसे अलग है। और उसके बाद में रनवे पर खड़ा हवाई जहाज, ये भी स्थैतिक गतिज ऊर्जा है। उसके बाद दोस्तों लॉन्च होने से पहले उपग्रह, ये भी है। और कुंडलित स्प्रिंग होती हैं, उनको भी छोड़ें तो ये भी स्थैतिक गतिज ऊर्जा है। छोड़ने पे ये भी गति करेगी, उपग्रह भी गति करेगा, हवाई जहाज भी गति करेगा और पानी का बांध भी करेगा। अभी तक खड़ा है, जब गति करेंगे तो बहुत खतरनाक गति होगी, महासागरों से निकलने वाली उस पर गलत हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो 21 जून 2019 को पेपर हुआ था NTA NET का, ये पूरा होता है। और इसी के साथ हमने 4 पेपर भी कर लिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।